Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start our new topic of the chapter number 2 which is carbohydrates. तो आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का बेटे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। ओके जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो रैंडम तरीके से दिया हुआ है। पहले आप लोग एक दफा हेडिंग्स बना लें साथ साथ। उसके बाद मैं फिर आप लोगों को सीक्वेंस बता दूंगी कि इस टॉपिक को किस सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो से हैं ये बहुत ज्यादा अबंडेंटली हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नजर आते हैं। और ये हमारे पास जो है ऑल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर नजर आते हैं। एग्जांपल्स अगर देखी जाएं तो ये हमारे पास लकड़ी के अंदर सेलुलोज की शक्ल में नजर आएगा, पेपर की शक्ल में नजर आता है, कॉटन की शक्ल में नजर आता है। इसके अलावा अनाज वगैरह के अंदर जितने भी स्टार्च पाई जाती है, रूट ट्यूबर्स वगैरह जो हैं, गन्ना के अंदर जो पाए जाने वाली केन शुगर है, इसके अलावा दूध में पाए जाने वाली जो मिल्क शुगर लैक्टोज होती है, ये तमाम के तमाम हमारे पास नेचर वाइज क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग वाली आपके पास लाइंस दी हुई है इसके ऊपर हेडिंग आप लोग दे देंगे एग्जांपल्स की। उसके बाद आगे हेडिंग देंगे रोल की। फंक्शन या रोल अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं और साथ ही साथ उनमें फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल तरीन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आम तौर पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं सेल्स वगैरह के लिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल वगैरह के अंदर भी नजर आ रहे होते हैं। ये जो वर्ड है ना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, इसका लिटरल मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड मींस ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर अटैच हुआ हुआ हो। और केमिकल कंपोजिशन वाइज अगर देखा जाए तो ये तो लिखा हुआ ही है लाइन, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस। इस पे आप लोग हेडिंग दे देंगे लिटरल मीनिंग की। तो लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का तो दैट इज द हाइड्रेटेड कार्बन। नेक्स्ट आगे हेडिंग दे दें केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन वाइज ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही सेम रेशो हमें नजर आती है जो कि वाटर के अंदर नजर आती है, यानी 2:1। H2O जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो है वो 2:1 के अंदर हमें जिस रेशो में पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आती है, इन द सेम रेशो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आगे जनरल फॉर्मूला की हेडिंग आप लोग दे देंगे। इनका जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो CxH2O। अब यहाँ x एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू मिनिमम 3 हो सकती है, यानी जो सबसे सिंपल तरीन कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें 3 आपके पास x की वैल्यू होगी, 3 कार्बन एटम्स होंगे। और जो मैक्सिमम है वो थाउजेंड्स में भी जा सकता है हमारे पास। x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे हम लोग x की वैल्यू अगर देखें ग्लूकोज के केस में, तो जो x की वैल्यू है यानी कार्बन के जितने एटम्स होंगे उतनी ही y की वैल्यू भी होगी, C6H12O6। इसी तरह से ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें x और y की वैल्यू डिफरेंट हो उसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है सुक्रोज। चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब यहाँ पे O यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू 11 है, और जो यानी Y है वो 11 के बराबर है, और जो X है वो किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज वाले आगे। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफरेंट और डिफाइंड एज, इस पे आप लोग हेडिंग दे देंगे केमिकल डेफिनेशन की। केमिकली तौर पे डिफाइन अगर किया जाए तो यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। केमिकल डेफिनेशन वाइज कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो अपनी हाइड्रोलिसिस यानी अपने टूटने के ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे।
पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल, यानी ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिसके साथ काफी ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो, उसे पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पोली हाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हाइड्रोलिसिस की हेडिंग आप लोग दे देंगे। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पानी को यूज करते हुए। उससे नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है जी, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर सोर्सेज देखी जाएं तो वो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स हैं। ये फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले बनने वाली प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। पौधे ने अगर कोई और चीज बनानी हो तो वो नॉर्मली हमारे पास इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस के जरिए मॉडिफाई करता है और फिर उसके बाद उससे आगे डिफरेंट तरह की शुगर्स बनाए। उसके बाद लास्ट पे आपने हेडिंग दे देनी है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की। कार्बोहाइड्रेट्स जब भी सेल के अंदर प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक नई कैटेगरी का मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन के रिजल्ट में बने। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनती हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों का रोल अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स और बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर यानी बाहर वाली साइड में पाए जाएंगे। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे नजर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फ्लूइड मेसोइक मॉडल पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वहां पे हमने डिस्क्राइब किया था कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मेसोइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स नजर आते हैं। तो ये जनाब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन है जो आज जो हम लोगों ने किया है डिस्कस। अब इस टॉपिक को आपने किस सीक्वेंस के अंदर हेडिंग्स को देना है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो सा है वो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किए हैं एग्जांपल्स, लेकिन आपको पता है ना जब हम टॉपिक लिखते हैं तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लिटरल मीनिंग की, देन कम्स द केमिकल डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग देंगे आप, फिर रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर केमिकल कंपोजिशन बताओगे, फिर उसके बाद जर्नल फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करेंगे, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लास्ट पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की हेडिंग दे देंगे। नेक्स्ट आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म है इन्हें सैकराइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है सैकरॉन, वहां से डिराइव किया गया है और सैकरॉन मीन्स शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। नाउ व्हाट आर मोनोसैकराइड्स? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज आपने वन बाय वन पॉइंट्स बनाते जाना है। नंबर वन आ जाता है हमारे पास, मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स, ये इंतहाई सिंपल शुगर्स होती हैं। सेकंड पॉइंट, दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट, इंतहाई मीठी होती हैं टेस्ट वाइज ये। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी अगर मोनोसैकराइड्स की देखी जाए तो दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं।
दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। ये ऑलरेडी सिंपल तरीन शुगर्स होती हैं, इन्हें फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं तब्दील किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। पांचवा पॉइंट ये, या तो केमिकली तौर पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होती हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगी। सिक्स्थ पॉइंट, ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड, तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो कि मोनोसेक्राइड में पाए जाते हैं सवाई एक को छोड़ के, बाकी तमाम कार्बन एटम्स जो आपको मोनोसेक्राइड में नजर आते हैं उनके पास अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब वो जो रिमेनिंग एक कार्बन एटम था जिसके पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, या तो वो हमारे पास पार्ट होता है एल्डिहाइड ग्रुप का या वो पार्ट होगा कीटो ग्रुप का। और सेवंथ करेक्टरिस्टिक की आ जाती है, ऐसी मोनोसेक्राइड शुगर जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो उसे हम लोग नाम देते हैं एल्डो शुगर का। और ऐसी मोनोसेक्राइड शुगर जिसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, सच आ शुगर इज नोन एज कीटो शुगर। नीचे कुछ आपको फॉर्मूला नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास उन्होंने एल्डिहाइड फॉर्म और कीटो फॉर्म दिखाई दी है शुगर की, जिसके अंदर उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आपको दिखाया है कि 3 कार्बन वाली जो हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म है जिसका केमिकल नेम है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटो फॉर्म के अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें कीटोनिक ग्रुप सेंटर के अंदर लगा हुआ है। अब एक चीज आप लोगों ने बेटा याद रखनी है, इस स्ट्रक्चर में भी आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि हमारे पास जो पहले नंबर वाली कार्बन है इसके ऊपर अगर देखा जाए तो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा स्ट्रक्चर के स्टार्ट के अंदर लगता है, चेन के शुरू के अंदर लगता है। लेकिन जो कीटो शुगर लगी हुई है हमारे पास, कीटोनिक फॉर्म लिखी हुई है कीटो शुगर की, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपको चेन के दरमियान में नजर आ रहा है जिसमें C डबल बॉन्ड OR है। तो ये भी एक पहचान होती है एल्डो शुगर और कीटो शुगर की, कि एल्डो शुगर में एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा चेन के स्टार्ट में लगा हुआ नजर आएगा, और कीटो शुगर में हमेशा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप चेन के सेंटर में लगा हुआ होता है। तो आज हम लोगों ने जी यहीं तक डिस्कस करना था मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज और एल्डो और कीटो शुगर को। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द classification of monosaccharides along with their examples and straight chain structures and ring structures.